औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 का, जिसे उर्फ़े आम में 12(2) कहा जाता है। 12(2) से इसमें जो टॉपिक में चीज़ डिस्कस होनी है वो ये है कि अगर कोई फ्रॉड के ज़रिए डिग्री ली जाए, फ्रॉड के ज़रिए कोई फैसला सिविल कोर्ट से हासिल कर लिया जाए, उसको सेट असाइड करवाने के लिए, उसे ख़त्म करवाने के लिए, उसको डिसमिस करवाने के लिए, उसे खारिज करवाने के लिए अदालत में जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, उसके लिए जो सबसे बेस्ट वे है, और भी वे हैं वो मैं आगे जाकर आपसे डिस्कस करूँगा, लेकिन ये जो वे है सेक्शन 12(2) का, ये सबसे बेस्ट है, कंसिडर किया जाता है। तो जो डिग्री अगर फ्रॉड के ज़रिए ली जाए तो उसमें सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 सिविल प्रोसीजर कोड का उसको अट्रैक्ट करता है, वो लगेगा। नाज़रीन कराम, 2014 SMER 1059 इसमें डिस्कस किया गया है ग्राउंड्स फॉर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 सिविल प्रोसीजर कोड, कि वो कौन से ग्राउंड्स होंगी, को मुहरकात क्या होंगे जब ये एप्लीकेशन हम देंगे। सच एन एप्लीकेशन कुड ओनली बी मेड ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और एन ऑर्डर ऑफ डिग्री वाज पास बाय कोर्ट लैकिंग ज्यूरिस्डिक्शन। ये एप्लीकेशन हम उस वक्त देंगे जब अदालत ने कोई डिग्री जारी की है, कोई फैसला जारी किया है, इस कि फ्रॉड के ज़रिए उस अदालत को फ्रॉड लगाकर फैक्ट्स को कंसील कर कर अदालत से फैसला लिया गया है, या फिर अदालत मजाज नहीं थी, उसके पास अख्तियार समात नहीं था इसके दावे का, जो उसने दावे की डिग्री जारी कर दी है। इन हालात में 2014 SMER 1059 कहता है कि ये एक मुहर्रक बनेगा, एक वजह बनेगी, ग्राउंड्स बनेगी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 देने की। नाज़रीन इकराम, जो फ्रॉड को अगर हमने चैलेंज करना है, कोई डिग्री फ्रॉड से हासिल की गई है और उसको हम चैलेंज करने जा रहे हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 सिविल प्रोसीजर कोड से, तो उसमें हम इस जजमेंट में 2014 YLR 1748 इसमें हम देखेंगे कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ फ्रॉड मस्ट बी अलेज्ड, यानी कि जो फ्रॉड है उसको अलेज किया गया हो कि जनाब ये बात जो है ये गलत है, पॉइंट आउट करना है हमने। Mere assertion of element of fraud or forgery is not sufficient. Rather, the plaintiff should be very specific in this respect. सिर्फ ये नहीं कह देना कि जनाब ये फैसला अदालत ने डिग्री जो है वो फ्रॉड के जरिए दी है, बल्कि स्पेसिफिकली बताया कि यहाँ 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 फ्रॉड हुआ है। मसलन एक खातून ने डिग्री ले ली कि जनाब मैं अपने दादा की अकेली पोती हूँ और दादा ने मुझे ये हिबा कर दी है प्रॉपर्टी। अब हिबा वाला मामला तो फिर बाद में देखा जाएगा ना कि वो हिबा गलत हुआ है या दुरुस्त हुआ। उसकी ये स्टेटमेंट पर कि मैं अकेली पोती हूँ, ये चेक किया जाएगा। तो जब चेक किया गया तो वो अकेली पोती नहीं थी, उसकी एक बहन और भी थी, लेकिन वो एक बेटे को जन्म दे के वो फौत हो गई यंग एज में। तो गोया कि वो अकेली तो ना हुई, उसकी एक बहन भी थी। अब बहन का हिस्सा जो है वो मिलेगा बेटे को। तो उसने ये कह के डिग्री ले ली कि जनाब मैं अकेली ही थी, तो ये इसका मतलब ये फ्रॉड किया है। हालांकि उसकी एक बहन भी थी, बहन फौत होगी तो बहन का हिस्सा उसके बेटे को मिलना था। तो ये स्पेसिफिक बताना है हमने कोर्ट को कि जनाब ये वजह बनी है, ये नहीं कह देना जी फ्रॉड से हुआ है जी। वो फ्रॉड का स्पेसिफिकली हमने खास तौर पर बताना भी है। तो हमने क्या देखा इसमें 2014 YLR 1748 में
कि हमने ख़ास तौर पर बताना है स्पेसिफिकली कि ये फ्रॉड हुआ है, जो फैसला लिया गया फ्रॉड के ज़रिए। नाज़रीन इकराम, 2015 SMER 615 में जो हम बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) हैव ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ ए सूट। जो सेक्शन 12(2) की दरखास्त है ना हमारी, वो सारी की सारी एक किस्म की दावे से मुतल्लक है, पूरे केस के मुतल्लक ही है। इसको नरेट किया गया, जैसे मैंने आपकी खिदमत में अभी अर्ज किया, 2015 SMER 615 में सेक्शन 12(2) CPC वाज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ए सेपरेट इंडिपेंडेंट सूट फॉर सेटिंग असाइड ऑफ ए डिग्री। ये जो सेक्शन 12(2) रखी गई है एप्लीकेशन, बेसिकली ये एक सब्स्टिट्यूट है, मुतबादल है कि आप बजाय इसके पूरे का पूरा एक नया दावा करें और जो डिग्री ली गई है फ्रॉड के जरिए उसको ख़त्म करवाएं। एप्लीकेशन के जरिए आप ऐसा कर सकते हैं। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) CPC हैड ऑल द रेलिवेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ ए सूट। इसके अंदर वो तमाम खासियतें पाई जाती हैं जो एक दावे के अंदर होती हैं। And therefore the person against whom an allegation of fraud was made was a necessary party and must be included in the application as a respondent। तो जिसके खिलाफ आप जा रहे हैं कि इसने फ्रॉड किया है, तो एप्लीकेशन जब हमने देनी है तो उसको उसमें फरीक जरूर बनाया जाएगा उस दरखास्त में। एक तो ये बता दिया कि ये स्पेसिफिक मामला हुआ है, खास ये फ्रॉड किया है, तो जिसने किया उसको फरीक बनाया। तो हमने इसमें देखा 2015 SMER 615 में कि ये एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) है, इसकी वही खासियतें बन जाती हैं जो कि एक दावे की होती है। और जब आपने इसको चैलेंज करना है डिग्री को, तो आपने उनको इम्प्लीड करना है जिन लोगों ने, जो फरीक बनेंगे इस केस में, जिन्होंने फ्रॉड के साथ की डिग्री ली। नाज़रीन इकराम, 1996 SMER 1528, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) CPC could hardly be treated as plain within meaning of Order 7 Rule 1 CPC so as to be dismissed under Order 7 Rule 11 CPC। कहते हैं कि ये इसको बमुश्किल उस तरह ट्रीट किया जा सकता है जिस तरह के ऑर्डर 7 रूल 11 में किसी दावे को किया जा सकता है। खासियतें इसके अंदर हैं जरूर, लेकिन इसके लिए इस्तेमाल किया कि CPC कुड हार्डली बी ट्रीटेड एज प्लेंट विद इन मीनिंग ऑफ ऑर्डर 7 रूल 1 CPC, और इसलिए इसको उसने कहा कि डिसमिस किया जा सकता है 711 के तहत। CPC की जो ऑर्डर 7 है रूल 11 के तहत से किया जा सकता है। इसी को हम बात को आगे बढ़ाते हैं। 2019 MLD 1 लाहौर में भी ये कहा गया कि ऑर्डर 7 रूल 11 वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर रिजेक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर 12(2) CPC। अब बाज हालात में वो कह रहा है कि इसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, रिजेक्शन नहीं इसकी दे सकते इस एप्लीकेशन की। तो नाज़रीन इकराम, इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से ये बात हुई कि इसे डिसमिस आप कर सकते हैं 711 के तहत, लेकिन इसकी CPC ऑर्डर 7 रूल 11 CPC वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर रिजेक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन। ये एक और पहलू बताया गया 2019 MLD 1 लाहौर में। नाज़रीन इकराम, हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि ट्रीटिंग प्लेंट एज एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) CPC, पहले हमने डिस्कस किया था ट्रीटिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) CPC एज प्लेंट। अब हम कह रहे हैं ट्रीटिंग प्लेंट एज एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) CPC। mere fact that the plaint in the suit was described as a plaint and was registered as plaint could not deprive the court of its jurisdiction to decide it,
एज एन एप्लीकेशन अंडर 12(2) CPC। इसे नरेट किया गया 1992 SMER 1744 में। नाज़रीन इकराम, 1984 SMER 586 में ये नरेट किया गया है, और इसमें मजीद भी आपको जजमेंट्स आगे जाकर मैं बताता हूं कि कौन है जो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है 12(2) की। 12(2) CPC की एप्लीकेशन कौन कौन फाइल कर सकता है। इस हवाले से पहली बात तो ये है कि एनी पर्सन, वेदर पार्टी और नॉट, legislator purposely use word person only and not intended to restrict right of filing application under section 12(2) CPC only to judgment debtor or his successor in trust or a person who was party thereto। जो जजमेंट डेटर है, वो जिसके खिलाफ डिग्री हुई है, या उसके जो वारसान हैं वो अगर वो फौत हो गया है, या जिसका कोई हक मारा गया है, या वो ज़रूरी मुकदमा फरीक है, उसको पार्टी बनाया जा सकता है। इसको नरेट किया गया 1984 SMER 586 में। अब एक और पॉइंट इसमें जो डिस्कस हुआ है 2016 YLR and 203 लाहौर में, कि no condition has been imposed under section 12(2) CPC that all person interested in getting degrees set aside must join proceeding। ये जरूरी नहीं है कि जिन जिन लोगों को इससे कोई मुफाद वाबस्ता था 12(2) के तहत, उन सबको पार्टी बनाया जाए। एवरी पर्सन इज अलाउड अंडर सेक्शन 12(2) CPC टू चैलेंज वैलिडिटी ऑफ जजमेंट एंड डिग्री और ऑर्डर। हर बंदा जिसके मफादात को जद पहुंची है वो इस डिग्री को चैलेंज कर सकता है 2016 YLR N203 लाहौर के तहत। नाज़रीन इकराम, हम देखते हैं कि 2017 CLC 305 लाहौर में यह कहा गया है कि फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन टू बी इम्प्लीटेड एज पार्टी और इट्स रिजेक्शन डिड नॉट preclude the petitioner to file an application under section 12(2) CPC, nor did it take away his right to pursue the remedy which was available to him under law। यानी कि आप को किसी भी फरीक को इसमें पार्टी बनाने से कोई चीज नहीं रोक सकती अगर उसके हकूक को इन्फ्रेंज किया गया है। नाज़रीन इकराम, हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोसीजर टू डिसाइड एप्लीकेशन। 12(2) की जो एप्लीकेशन है, इसके लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, इसको किया जाएगा डिसाइड करने के लिए, इसका फैसला करने के लिए। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है 2003 SMER 1050, जिसमें यह कहा गया कि नॉट अ रेगुलर सूट, such remedy would not be available like a regular suit, and the court may dispose of an application under section 12(2) CPC without framing issue, recording evidence of the parties and following the procedure of trial of the suit। तो जनाब, ये रेगुलर सूट नहीं है। आपने एप्लीकेशन दी, अगर कोर्ट समझती है कि ये डिग्री गलत हुई है, वो फौरन ही उसका फैसला कर सकती है बगैर एविडेंस लिए, बगैर इशू फ्रेम किए हुए। इसी तरह इसी जिमन में के प्रोसीजर टू डिसाइड एप्लीकेशन में हम देखते हैं 2017 CLC 1601 लाहौर में यह कहा गया है कि व्हेन एविडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, व्हेन फ्रॉड वाज एपरेंट एंड विजिबल फ्रॉम द रिकॉर्ड, देन इट वाज नॉट नेसेसरी टू रिकॉर्ड एविडेंस फॉर डिसाइडिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) CPC। जब ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, रिकॉर्ड बता रहा हो कि जनाब ये जाली डिग्री हुई है, तो फिर एविडेंस लेने की जरूरत नहीं है, उसे देकर फैसला कर देंगे रिकॉर्ड को। अब इसका जो तीसरा पहलू है 2008 SMER 236 पे से नरेट किया गया है कि 12(2) का फैसला करते हुए अगर एविडेंस रिक्वायर्ड है, देन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) CPC containing serious allegation of forgery and fraud could not be decided without recording of evidence। ऐसी सूरत हाल बन जाए कि सीरियस एलिगेशन लागे हैं और बगैर एविडेंस के वो फोर्जरी जो की गई है नहीं साबित हो सकती, तो फिर एविडेंस ली जाएगी। तो ये हमने प्रोसीजर टू डिसाइड एप्लीकेशन ऑफ 12(2) CPC को देखा 3 जजमेंट्स की मदद से 2003 SMER 1050,
जिसमें कहा था कि ये कोई रेगुलर सूट नहीं है, इसको बगैर इशू फ्रेम किए, बगैर एविडेंस रिकॉर्ड किए से डिसाइड किया जा सकता है। इसी तरह हमने देखा कि जब एविडेंस रिक्वायर्ड नहीं है, अगर इतना क्रिस्टल क्लियर है, रिकॉर्ड ही बता रहा है, तो आप उसको बगैर एविडेंस के कर सकते हैं डिसाइड, जिसके लिए 2017 CLC 1601 लाहौर को में नरेट किया गया। और अगर ये कहा गया 2008 SM या 236 में कि अगर तो फोर्जरी जो है वो बड़ी ज़्यादा है, सीरियस एलिगेशन है, उसके लिए माइन्यूटली देखना पड़ेगा, तो फिर एविडेंस को देखा जाएगा, एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। नाज़रीन इकराम, हम देख रहे हैं 12/2 CPC के हवाले से कि फ्रॉड के लिए डिग्री ली जाए तो उसे कैसे कैंसिल करवाना है। तो डिसमिसल ऑफ एप्लीकेशन फोर्थ विद PLD 2008 सुप्रीम कोर्ट 591 में यह कहा गया है, where no case of fraud or misrepresentation was made out and ground for setting aside the degree was not at all such ground as narrated by section 12(2) CPC but pertained to the merits of the case, application under section 12(2) CPC was liable to be dismissed। जहां पर no case of fraud or misrepresentation was made out, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन का जो है वो केस ना बन रहा हो, एंड ग्राउंड फॉर सेटिंग असाइड द डिग्री वाज नॉट एट ऑल सच ग्राउंड, 12(2) CPC के तहत जो ग्राउंड्स बताई गई हैं उसके मुताबिक भी जो है वो ना उतर रहा हो, बट परटेन टू द मेरिट्स ऑफ, अगर केस के मेरिट्स ये बताते हैं तो 12(2) के तहत मेरिट की बुनियाद पर आप जो है वो डिग्री को सेट असाइड कर सकते हैं। ये हमने देखा है डिसमिसल ऑफ एप्लीकेशन फोर्थ विद। नाज़रीन किराम, 12(2) के तहत, फ्रॉड के तहत की जाने वाली डिग्री को हाउ टू प्रूव प्ली ऑफ फ्रॉड, हमने फ्रॉड की प्ली को कैसे साबित कर सकते हैं, इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है 2012 CLC 1846 2012 CLC 1846, how to prove plea of fraud। It is settled law that a person who takes a plea of fraud must prove each and every aspect of the fraud। अगर कोई बंदा कहता है कि ये फ्रॉड से डिग्री ली गई है तो उसको फ्रॉड का एक एक पहलू बयान करना पड़ेगा, कहां से फ्रॉड हुआ है। When fraud is the basis of the action or defense, then it is particulars have to be furnished। जो भी इसके पहलू हैं वो बयान किए जाएंगे, तब फ्रॉड को साबित किया जा सकेगा। नाज़रीन इकराम, यहां पर अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसी डिग्री जो कॉन्सेंट डिग्री हो, जो कॉन्सेंट से फ्री कैन ने कहा हो जी ठीक है इसे डिग्री कर दें, मुझे कोई इतराज नहीं है, तो अगर 12(2) की एप्लीकेशन अगेंस्ट कॉन्सेंट डिग्री दी जाए तो उस हवाले से 2016 YLR N 2003 लाहौर में ये कहा गया है, 2016 YLR N 203 लाहौर में ये कहा गया है कि पिटीशन अंडर सेक्शन 12(2) CPC इज मेंटेनेबल अगेंस्ट कॉन्सेंट डिग्री। अगर रजामंदी से भी कोई डिग्री करवाई गई है ना, हो सकता है किसी एक, वैसे रजामंदी से हो गई है, बंदे 2-3 उसमें इंटरेस्टेड पार्टीज थी, वो हो गई, लेकिन किसी एक का राइट जो इन्फ्रिंज हो रहा है तो फिर वो भी कॉन्सेंट डिग्री को भी जो है वो करवाया जा सकता है सेट असाइड। नाज़रीन इकराम, हम 12(2) CPC की जब बात करते हैं तो उसमें एक बड़ा अहम पॉइंट ये भी है जो कि अब डिस्कस कर रहे हैं हम 2013 YLR 1308 लाहौर में, कि क्या सेकंड एप्लीकेशन मेंटेनेबल है या नहीं मेंटेनेबल 12(2) की। When applicant had filed application under section 12(2) CPC before trial court and it was dismissed, आपने 12(2) की दरखास्त दी, वो डिसमिस हो गई, then क्या होगा? The applicant was bound under law to challenge the dismiss order before a higher forum। उसके बाद उसने हायर फोरम पे वो लेकर जाना है। Applicant in the present case had filed another application before high court which was not maintainable। उसने एक और दरखास्त हाई कोर्ट में दाखिल कर दी
जो कि मेंटेनेबल नहीं है। सेकंड एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है। जब 12(2) की दरख्वास्त खारिज हो जाती है तो फिर आपने रिवीजन में जाना होता है। इसमें सेकंड एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है, रिवीजन बनेगी, रिवीजन में हम जाएंगे। नाज़रीन इकराम, जब हम 12(2) सिविल प्रोसीजर कोड की बात करते हैं तो इसमें सूट की डिसमिसल एप्लीकेशन 12(2) सीपीसी की मंजूर हो जाए और सूट को, दावे को डिसमिस कर दिया जाए, उस हवाले से आपकी खिदमत में दो केस ला पेश कर रहा हूँ। पहला केस ला है 2015 SMER 1708, dismissal of suit while allowing application under section 12(2), where there is a controversy of facts or of law between the parties in main list while accepting the application under section 12(2) CPC, the suit could not and should not be dismissed. अगर तो कोई फैक्ट्स और लॉ की कंट्रोवर्सी आ गई है फ्रीकैन के दरमियान, तो वाइल एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन, दरख्वास्त को कबूल करते हुए, मंजूर करते हुए, तो सूट को फिर जो है डिसमिस नहीं किया जा सकता जब फैक्ट्स और लॉ जो है वो अगेंस्ट हो। इसी तरह डिसमिसल ऑफ सूट वाइल अलाउइंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) की अब बात करेंगे 2015 SMER 1708 में कि suit could not even be dismissed in those cases where for the determination and resolution of the application under section 12(2) CPC, either one of the parties or both had brought some evidence on record which had or may have had nexus to the merits of the suit as well, if and when it went to the trial. नाज़रीन इकराम, 12(2) सिविल प्रोसीजर कोड के हवाले से जब हम बात करते हैं तो अब हमने ये देखना है, it was in very exceptional, special and extraordinary circumstances where suit may be dismissed while allowing application under section 12(2). बड़े ये एक्सेप्शनल हालात है कि आपका सूट जो है उसे डिसमिस कर दिया जाए एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए। 2015 SMER 1708 में ये बताया गया है, द प्लेंट डिड नॉट डिस्क्लोज ए काज ऑफ एक्शन, अगर काज ऑफ एक्शन का तस्करा ना हो प्लेंट के अंदर, बार्ड बाय लॉ हो, कानून ने उसकी बार्ड किया हो। इसी तरह 2015 SMER 1708 में ये कहा गया है एक्सेप्शन के हवाले से कि इवन डिसमिसेस द सूट फॉर वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से डिसमिस किया हो। इन अप्रोप्रिएट केसेस ऑफ वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन द कोर्ट वाइल एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) CPC may order for the return of the plaintiff so that the matter was tried by a court of competent jurisdiction. अगर कोई ज्यूरिसडिक्शन का मामला है तो 12(2) की एप्लीकेशन कबूल करते हुए सूट जो है वो वापस रिटर्न ऑफ प्लेंट हो जाएगी, दोबारा से उसे फिर ट्राई किया जाएगा। नाज़रीन करम, लिमिटेशन की जब हम बात करते हैं तो 2019 PLD 504 SC में यह कहा गया है कि इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 181 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द लिमिटेशन एक्ट 1908, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) CPC would be 3 years, and the crucial starting point for the period of limitation would be the date when the Pune decision based on fraud and concealment was passed. फ्रॉड का जब आपको पता चलेगा उसके 3 माह बाद तक आप 3 साल तक आप केस कर सकते हैं। इस हवाले से एक और जजमेंट है PLD 2019 SC 504, आर्टिकल 181 of the Limitation Act 1908 would apply to such application and period for 3 years provided there under could be calculated from date of knowledge of alleged fraud। जब फ्रॉड हो उसके 3 साल के अंदर अंदर, या फ्रॉड होने का पता जब चले उसके 3 साल तक। वही बात जो मैंने पहले आपकी खिदमत में पेश की। नाज़रीन इकराम, जब हम बात करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड की तो उसमें एक बड़ा अहम पॉइंट हम देखते हैं कि जो 12(2) की है, सिविल प्रोसीजर कोड की 12(2) सेक्शन जो है, इसमें 2000 SMER 296 में एक जजमेंट बयान की है, रेमेडीज अगेंस्ट एक्स पार्ट डिग्री, वेयर सिविल सूट वाज डिक्रीड एक्स पार्ट डिग्री हो गई, वेरियस रेमेडीज अवेलेबल टू एग्रीव्ड पर्सन।
अगर एक्सपर्ट डिग्री ली गई है तो बहुत सी रेमेडीज़ हैं जो कि मुतासरा फरीक उसको इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें जो एक तो 12(2) की है एप्लीकेशन, ठीक है जी, और इसमें 12(2) की एप्लीकेशन के साथ साथ इस पे जो एक और बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो हमारे सामने जो है वो ये है, ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके अलावा अंडर सेक्शन 96 सब सेक्शन 2 CPC के तहत भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है वो पिटिशन फॉर रिव्यू अंडर सेक्शन 114 रेड विद जो है वो इस हवाले से CPC का पिटिशन एक दायर कर सकते हैं हम ऑर्डर 13 के हवाले से भी। तो नाज़रीन इकराम, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) व्हेन एनी अदर रेमेडी एग्जॉस्टेड, कोई और रेमेडी आपने एग्जॉस्ट कर ली है, इस्तेमाल कर ली है, तो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) का क्या करदार होगा। इस हवाले से 2000 SMER 296 में यह कहा गया है, पिटिशनर हैविंग एग्जॉस्टेड रेमेडी बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन ऑर्डर 9 रूल 13 CPC could not be permitted to negate same issue by means of fresh petition under section। एक दफा आपने अपना वो अख्तियार इस्तेमाल कर लिया तो फिर अब दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेक्शन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है 2017 SMER 831। इसमें कहा गया कि वेयर स्पेशल लॉ प्रोवाइडेड elaborate mechanism and procedure to challenge a certain action under the scheme of special law, recourse to general law and are to challenge to such action, but that too through collateral proceedings such as application under section 12(2) CPC was not approved। अगर कोई स्पेशल लॉ है उस पर कोई अलहदा प्रोसीजर दिया हुआ है तो फिर आप 12(2) की एप्लीकेशन पे नहीं जाएंगे। फैमिली लॉ जिस तरह है या और कोई स्पेशल लॉ, रेंट वाला लॉ है। इम्पोजिशन ऑफ सूटेबल कॉस्ट ऑन फॉल्स एप्लीकेशन, PLD 2009 SC 397 में यह कहा गया है कि अगर आप गलत एप्लीकेशन दे के तंग करते हैं लोगों को कि ये सेट असाइड कर दिया जाए, ये 12(2) की एप्लीकेशन गलत होती है जिसका कोई मेरिट नहीं बनता, Supreme Court observed that in such situation it was high time for the courts to take effective measure to curb the uncalled for and frivolous litigation and imposition of suitable cost। नाज़रीन इकराम, अहम बात 2017 CLCN 188 लाहौर में if an application under order section 12(2) CPC was accepted or rejected, no plea was available under section 104 CPC read with other enabling law and any only revision was competent under section 115 CPC। सिर्फ रिवीजन ही लायक करेगी, आप रिवीजन ही कर सकते हैं अगर 12(2) की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। नाज़रीन इकराम, 2018 CLC 1115 में यह कहा गया है, द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) CPC इज अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्रेश सूट। ये फ्रेश सूट का सब्स्टिट्यूशन है। जैसे कि आप नया सूट करके कहते हैं जी फलां डिग्री जो है वो जल्दी पास हुई है, आपने एक एप्लीकेशन दे दी, बेसिकली ये इज अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए फ्रेश सूट एंड इट इज टू बी डिसाइडेड लाइक दैट ऑफ ए सूट। इसे सूट की तरह ही डिसाइड करना चाहिए जैसा दावे को किया जाता है। तो फ्रेमिंग ऑफ इशू भी है, एविडेंस भी है, वैसे भी हैं, ऐसा ही द एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 CPC वाज मेंटेनेबल। आप 711 के तहत इस एप्लीकेशन को उड़ा भी सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, आज की इस गुफ्तगू में हमने लैंडमार्क जजमेंट का सहारा लेते हुए 12(2) सिविल प्रोसीजर कोड, जिसके तहत आप फ्रॉड से हासिल की गई डिग्री को ख़त्म करवा सकते हैं, उसका जायज़ा लिया। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।